रेवंत हिम्मत सिंह का आपने सिंगल हैंडेडली हमारे देश के खाने की स्टोरी बदल दी है। मिलावट से भरी फूड इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाले फूड फार्मर आज बड़े बड़े फूड ब्रांड्स के अगेंस्ट लीगल बैटल्स लड़ रहे हैं ताकि इंडिया सिर्फ टेस्ट नहीं हेल्थ भी चूज करे। लीगल केसेस आपके लिए एक नॉर्मल चीज बन गए। 100%। इनफैक्ट एज आई एम स्पीकिंग मेरा चेन्नई में कोर्ट केस चल रहा है। बहुत सारे कैपिटलिस्ट आपसे थोड़े से नाराज। ऑफ कोर्स। आप इस नजर को प्रोसेस कैसे करते हो? राजीव दीक्षित आप नाम जानते हो? ही इज द मेन पर्सन जो एक्चुअली चालू किया। मैं तो एक छोटा सा जो कर रहा हूँ। तो वो एट द एज ऑफ 41 डाइड बिकॉज ऑफ मिस्टीरियस रीजन। तो वो एक फियर है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट कर रही है तो कुछ तो लफड़ा है इसमें। हाँ, अगर कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो वो हेल्थ में उतना अच्छा नहीं होगा। चाहे वो लिख दे वहाँ शुगर फ्री, लो फैट, लो ये, वो कुछ तो उसमें कुछ और मिलाए हैं। जो वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन के डब्बे आते हैं, डू दे फॉल अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन? आई हैव अ प्रॉब्लम विद वे प्रोटीन क्योंकि आपके पास ये बहुत बड़ा इशू है। कानून के बारे में आपने क्या जाना है इस पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू? एक चीज़ की जस्ट बिकॉज कुछ लीगली सही होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉरली सही हो। इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। हेल्थ जो चीज़ है ना, इट इज़ ओनली फॉर सुपर रिच एंड द फार्मर्स। जो बीच वाले लोग हैं विच इज द बिगेस्ट पॉपुलेशन, दे आर कम्प्लीटली स्क्रूड। अगर आप हेल्थ मिनिस्टर होते वो क्या 5 चीज़ें जो आप बदलते? दोस्तों, इस पॉडकास्ट पर जितने भी डॉक्टर्स आए हैं उन सभी ने ये कहा है कि प्रोसेस फूड से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि प्रोसेस फूड से हमारी बॉडी बिगड़ते जाती है। पर सच तो ये है कि हम सब प्रोसेस फूड से दूर नहीं रहने वाले। जो नूडल्स पैकेट से निकलते हैं, चिप्स, मिठाइयाँ, डिज़र्ट्स, बिस्किट, इनके बिना हम नहीं जीने वाले। ऐसे समय में फूड फार्मर जैसे कंटेंट क्रिएटर की सख्त ज़रूरत थी। अकेले ही इन्होंने भारत के ईटिंग हैबिट्स में एक बदलाव लाया है। अकेले ही ये बड़े बड़े कंपनीज को टेक ऑन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं भारत के कंज्यूमर्स के लिए। आज के पॉडकास्ट में हमने कुछ बेसिक डाइट की बातें करी है, फूड गाइडेंस की बातें करी है, पर मैंने इनकी असलियत जानने की कोशिश करी है कि जब एक इकलौता इंसान बड़े बड़ी कंपनीज को टेक ऑन करने की कोशिश करता है तब कैसे लीगल सिचुएशंस का सामना करना होता है, किस तरह के लॉसूट्स होते हैं, कानून का सामना कैसे करते हैं। इस सब के दौरान ऐसी बातें हमने करी है फूड फार्मर के साथ। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ रेवंत भाई, यानी कि फूड फार्मर, प्रेजेंटेड ऑन TRS। रेवंत हिम्मत सिंह का आपका स्वागत है। बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए क्योंकि आपने सिंगल हैंडेडली हमारे देश के खाने की स्टोरी बदल दी है। कैसे हो भाई? बहुत अच्छा हूँ। नो, थैंक यू सो मच यहाँ लाने के लिए भी। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे भी बात करने के लिए और आप पूरी ऑडियंस से बात करने के लिए। बढ़िया, डूइंग वेरी गुड। इतने सारे सवाल है आपके लिए। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये वाली कॉन्वर्सेशन हम हिंदी में कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि देश के कोनों कोनों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत खतरनाक बातें होंगी आज। आपकी लाइफ भी काफ़ी खतरनाक है। हाँ। तो एक सेक्शन है ऑडियंस की जो शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करती, हाँ। यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करती है। तो उन्हें झट से समझा दो कि पिछले 14 महीनों में आपने क्या करा है सोशल मीडिया पर, और आपके काम की वजह से भारतीय गवर्नमेंट भी अफेक्ट हुई है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज भी अफेक्ट हुए। आई जेन्युइनली फील कि इस पूरे कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर के सिस्टम में आप एक ऐसे इकलौते क्रिएटर हो जिन्होंने रियल वर्ल्ड चेंज लाई है हमारे देश में और बहुतों की लाइफ अफेक्ट करी है। तो कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। पर मुझे आपकी इंट्रोडक्शन नहीं देनी, अब खुद की इंट्रोडक्शन दीजिए उस ऑडियंस को। हाय, तो मैं फूड फार्मर हूँ और मैं खाने के बारे में बहुत बात करता हूँ, ट्राई करता हूँ अवेयरनेस रेज करने का कि हम क्या खा रहे हैं, क्या सही खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं। तो मैं 13 साल के लिए यूएस में था। मैं यूएस छोड़ के आया इंडिया और मेरे सिर्फ 1000 फॉलोअर थे। तो मैं खाने के बारे में बहुत वीडियोस बनाया। लेज़, च्यवनप्राश, जो भी हम खाते हैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ।
और दिखाता हूँ कि उससे असलियत क्या है। आगे में वो बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन पीछे में बहुत अलग जो न्यूट्रिशन लेबल उसमें बहुत अलग स्टोरी होती है। तो मैं बहुत हैप्पी था कि बहुत लोग इसने सीरियसली लिया इसको लेके, और कुछ कंपनीज़ ने अपना शुगर का कंटेंट कम किया, कुछ कंपनीज़ ने अपने मार्केटिंग को बदला, और गवर्नमेंट ने भी बहुत एक्शन लिया है। बहुत हम्बली कहा है इन्होंने, पर एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काम इन्होंने किया ना, इन्हें हम्बल नहीं रहना चाहिए। पहले तो ये कहना चाहूँगा ऑडियंस को। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा ऑडियंस के बारे में, हेल्थ पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। लोग हेल्थ के बारे में जान रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़े हैं भारत में। हमें डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। हम दुनिया का एक ओबेसिटी कैपिटल भी बन रहे हैं, एज इन मोटापे का कैपिटल। बहुत सारे भारतीयों को कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने डाइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया इंटरनेट के थ्रू। हर किसी को पता है कि प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, कार्ब्स 2 टाइप के होते हैं, पैकेज खाना अच्छा नहीं रहता। पर ये सब जानकर भी जो आपका कैंपेन है लेबल पढ़ेगा इंडिया, ये बहुत ज़रूरी कैंपेन है, क्योंकि जो पैकेज्ड फूड रहता है, नूडल्स, चिप्स, चखना, बिस्किट, इन सारों में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो एक्चुअली आपके बॉडी में बिलोंग नहीं करती। पर लोग ये समझते नहीं, बड़े कंपनीज के मार्केटिंग की वजह से। तो ये आपका मेन गोल है 100%। ओके, इस पर ही एक्सपैंड करें आप कि क्या आप सहमत हो जो मैंने कहा, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब के बारे में? 100% मैं पूरा सहमत हूँ। इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और अब बोल रहे हैं कि आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इंडिया कैन बिकम द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। लेकिन अगर आप गूगल करो डायबिटीज कैपिटल इंडिया, तो फोटो क्या आएगा कोई सॉफ्ट ड्रिंक का, लाइक कोक, पेप्सी, चॉकलेट्स के, बर्गर, फ्राइज, वो सब के। कभी भी पिक्चर नहीं आएगा ऑफ अ बिस्किट। हमेशा कोक, पेप्सी का आएगा। लेकिन मैं हमेशा लोग को बोलता हूँ, हमें लगता है कि विलन क्या है, विलन चॉकलेट है, विलन सॉफ्ट ड्रिंक्स है, लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअल विलन जो हम हर दिन खाते हैं, बिस्किट्स, जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं, वो एक्चुअल विलन है। क्योंकि आप किसी को भी पूछो आप चॉकलेट्स हफ्ते में कितना बार खाते हो, यूजुअली लोग हफ्ते में सैटरडे 2 चॉकलेट खा लेंगे, संडे 2 चॉकलेट खा लेंगे, तो आप पूरे हफ्ते में 4 पीस चॉकलेट खा रहे हो। लेकिन इंडिया में लोग सुबह सुबह उठते ही 2 बिस्किट, शाम को 2 बिस्किट, तो दिन में 4 बिस्किट, तो हफ्ते में 28 बिस्किट। तो आप एक तरफ 28 बिस्किट खा रहे हो और हफ्ते में सिर्फ 4 चॉकलेट। लेकिन आपको लग रहा है कि आपको चॉकलेट बीमार कर रहा है और चॉकलेट आपको मोटापा कर रहा है। नहीं, आपको एक्चुअली बिस्किट कर रहा है। बिस्किट और चॉकलेट दोनों में एक ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप कोई बिस्किट उठाओ, उसमें भी खाली 3 चीज़ होगा, शुगर, मैदा, पाम ऑयल। तो बिकॉज मार्केटिंग बिस्किट का इतना अच्छा होता है कि जी फॉर जीनियस, आटा, डाइजेस्टिव, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से अब आप गूगल करो, गूगल में सबसे नंबर 1 सर्च में आप ओबेसिटी गूगल करो इंडिया, तो सर्च में सबसे पहला रिजल्ट मेरे हिसाब से बिस्किट होना चाहिए और ये हेल्थ ड्रिंक्स होना चाहिए। कहाँ से शुरुआत करें? जो आपने कहा कि एक लेबल पर अगर शुगर, मैदा और पाम ऑयल होगा, वो जहरीला फूड प्रोडक्ट है आपके अकॉर्डिंग? जहरीला बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जहरीला मतलब पॉइजनस, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आई वुड से अनहेल्दी प्रोडक्ट है, एंड स्पेशली अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली खाओगे, जो हम लोग सब फ्रीक्वेंटली खाते हैं, हर एक भारतीय ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली खाता है, तब वो डैमेजिंग हो सकता है। क्योंकि आप अगर हर दिन खाली यही खा रहे हो डे इन एंड डे आउट, तो तब डैमेजिंग है। अगर आप अगेन वंस इन अ वाइल खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि बिस्किट मत छुओ या ये सब मत छुओ। रेगुलरली आप बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट्स में मत खाओ। ओके, मुझे पता है दुख कब होता है, जब मैं बच्चों को पैकेज फूड खाते हुए देखता हूँ। हाँ, बहुत दुख होता है मेरे को भी। और अक्सर उनके पेरेंट्स उन्हें पैकेज फूड देते हैं। हाँ, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं जो ये करते हैं, मैं उन्हें बिठाकर समझाता हूँ कि यार बचपन से प्लीज़ पैकेज फूड मत खिलाओ। हाँ, क्योंकि मैंने देखा खुद के फिटनेस जर्नी में, जब मैंने पैकेज फूड को छोड़ा, बहुत झट से वेट लॉस हुआ। आई फील कि ओवरऑल मैं ज़्यादा हेल्दी हो गया। हाँ, मैं उन गिने चुने भारतीयों में से हूँ जो ऑलमोस्ट कुछ पैकेज फूड नहीं खाता, और मेरी बॉडी, मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे फील हो रहे हैं अब एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। बट ऑब्वियसली ये एक जर्नी होती है। हाँ, स्पेसिफिकली भारतीय बच्चों के लिए आपके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को क्या करना चाहिए
ये आपने इस टॉपिक के बारे में सोचा स्पेसिफिकली बच्चों के लिए? स्पेसिफिकली बच्चों के लिए एक तो बच्चों को बहुत जल्द से जल्द आप हेल्थ के बारे में सिखाओ, इम्पोर्टेंस क्या है। जब वो 2-3 साल 4 साल के हैं तब से सिखाने लग जाओ और उनको उनके लैंग्वेज में बात करो। तो खाली अगर आप बोलोगे शुगर ख़राब है तो वो नहीं सुनेंगे, उनके स्टाइल में बात करो जो वो समझ पाएँ। और एक तो पेरेंट्स के लिए और एक पूरे इंडिया के लिए, एक तो मैं सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स इसका बहुत बड़ा रीज़न होते हैं कि सेलिब्रिटीज़ लोग कुछ प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ प्रमोट करते हैं जो किड्स लुक अप टू देम। बच्चे लुक अप टू सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स। मैं भी खुद बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखता था पेप्सी पीते हुए और मैंने कहा चलो ये तो ठीक है। तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ को भी थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एंड मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ बच्चे को, डोंट लुक एट हु इज़ एंडोर्सिंग द प्रोडक्ट, लुक एट व्हाट इज़ इनसाइड द प्रोडक्ट। बहुत बार जो लोग बेचते हैं उनके 8 पैक 10 पैक रहते हैं लेकिन वो कभी खुद नहीं छूते हैं। वो पान मसाला प्रमोट करते हैं लेकिन कभी वो खुद नहीं खाते हैं। उनके टीथ इतना क्लीन नहीं होते अगर वो ये सब करते हैं। तो वो एक चीज़ है कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के पीछे मत भागो। पेरेंट्स को भी ये एक ओवरऑल बोलूँगा कि प्रॉब्लम है। मैं मार्केटिंग में बहुत काम किया हूँ। मैं यूएस में था, मैं कंसल्टेंट था बहुत बड़े कंपनी के लिए। तो मैं जो फूड ब्रांड्स को कंसल्ट करता था ऑन द अदर हैंड, सो प्रॉब्लम है ना, वहाँ पर बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं। IIM, ISB, IIT, आईवी लीग स्टूडेंट्स, वॉटन, हार्वर्ड, सब स्टूडेंट्स मार्केटिंग में काम करते हैं और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम एक 5 या 6 या 8 साल के बच्चे को ये चिप्स का पैकेट कैसे खरीदवाएं। और आप इमेजिन करिए एक रूम में 10 IIT IIM वाले लोग हैं और दूसरे तरफ एक 8 साल का बच्चा। वो 8 साल का बच्चा कैसे सकेगा? एंड ये 10 लोग IIM वाले लोग या आईवी लीग वाले लोग के पास मार्केटिंग बजट भी बहुत है, 5, 6, 10 करोड़, 15-20 करोड़ है। सो दैट इज़ दी फाइट। तो वो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। कभी टॉयज़ यूज़ कर लेंगे कि किंडर जॉय में खिलौना डाल देंगे, बर्गर वाले रेस्टोरेंट्स भी खिलौना डाल देते हैं, तो हैप्पी मील बोल के ये वो। तो उन लोग बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं बच्चे लोग को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो पेरेंट्स लोग को बोलूँगा, आपका क्वेश्चन आंसर फाइनली कर रहा हूँ, कि अपने बच्चे को सिखाओ कैसे मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, कैसे वो सेलिब्रिटीज़ को ला के आपको ब्रेन वॉश करते हैं। तो वो सिखाओ अपने बच्चों को, हेल्थ के इंपॉर्टेंस सिखाओ। और थोड़ा बहुत रियलिस्टिक भी हो कि आप पूरा अवॉइड नहीं कर सकते। आप अगर बहुत ज़्यादा करोगे, स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो वो बच्चा रिबेल करेगा। तो थोड़ा बहुत आपको रियलिस्टिक भी होना होगा। बड़ा आई थिंक कि अगर किसी को कन्विंस करना रहता है, वो बच्चा भी हो सकता है, उसके कंधों पर हाथ डाल के समझाना होता है कि भाई ये देख, आप ये बॉडी में डाल रहे हो, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे जाकर। हाँ, इनफैक्ट मेरे को, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर का बात नहीं सुनता, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता, लेकिन वो आपका बात सुनता है, फूड फार्मर, लाइक यू नो, बिकॉज मैं थोड़ा ह्यूमर ट्राई करता हूँ और वो सब ट्राई करता हूँ। तो यू हैव टू अगेन टॉक टू पीपल इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। तो बाकी सब जो डॉक्टर और कुछ लोग होते हैं वो बहुत टेक्निकल भाषा में बात करते हैं। मैं हमेशा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। अगेन, जब आप इमेजिन करो, जब आप 6 साल के थे और आपको कोई वीडियो में कोई डॉक्टर या कोई बोलेगा अरे शुगर ख़राब है, आप नहीं सुनते। अगर आपको कोई बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर या टीचर बोलता कि कोक मत छो, आप नहीं सुनते, आप रिबेल करते। पर अगर सचिन तेंदुलकर कहते, हाँ, तब सुन लेते। तो उससे लिए आई फील कि स्पेशली सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स हैव अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मैं खुद भी विथ टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कैंपेन विच इज़ लाइक अ पब्लिक फिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, एक डॉक्यूमेंट में ट्राई कराऊंगा सब लोग से साइन कराने का, एक ग्रुप एफर्ट, कि ओनली प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स जो आप खुद खा सकते हो या आप यू डोंट माइंड कंज्यूमिंग और यू डोंट माइंड गिविंग टू योर फैमिली, तभी वो प्रोडक्ट प्रमोट करो। पैसा भी बहुत है, अगर आप सही प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करोगे थोड़ा कम होगा, लेकिन बहुत है। एंड आई ऑल्सो फील कि अब पूरे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ट्रस्ट के टुवर्ड्स जाएगी। अभी तक है कि हाँ पॉपुलर है तो पैसा दे दो, बट आई थिंक थोड़ा टाइम में द नेक्स्ट शिफ्ट विल बी कि वी वांट ट्रस्टवर्दी पीपल टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स। आपने थोड़ी देर पहले फाइटिंग के बारे में कुछ कहा, आपके साथ फाइटिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। हाँ, ऑफ कोर्स। आप इतने बड़े बड़े कंपनीज को टेक ऑन कर रहे हो। हाँ, लीगल केसेस आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ बन गए। हाँ, 100%। ये बड़े बड़े कंपनीज करोड़ों के साथ आ रहे हैं। हाँ, आप 30 साल के हो। हाँ, लाइक 32 अर्ली 30s में। हाँ, मैथमेटिकली स्पीकिंग आप नहीं compete कर पाओगे करोड़ों के साथ, अनलेस मेरे पास करोड़ों लोग सपोर्ट करें।
नायक फिल्म देखी है आपने, जहाँ अनिल कपूर वो अमरीश मेरे को पुरी कमेंट्स में बहुत लोग लिखते हैं नेक्स्ट नायक एंड ये वो, बड़ा नायक जैसी फीलिंग आती है आपको? कभी कभी आती है क्योंकि वैसा ही माहौल बन गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप झूठी मार्केटिंग की सच्चाई शेयर कर रहे हो दुनिया के साथ। हाँ। अगले दिन वही बड़े ब्रांड्स आपके पास आकर आपको एक सो कॉल्ड वार्निंग दे देते हैं, जिसे हम लीगल नोटिस कहते हैं। हाँ। वार्निंग ही होती है। हाँ, बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आपने वीडियो नहीं हटाया और अपॉलजी नहीं करी तो फिर कल कोर्ट आ जाओ, वो भी एक दूसरे शहर में। हाँ, और वो भी आपके पास 24 आवर्स है रिस्पॉन्ड करने के लिए। आपकी एक बहुत कल्ट फॉलोइंग है। हाँ। मतलब लोग आपके लिए मरते हैं जेन्युइनली। तो आप ये कह रहे हो इसी कल्ट फॉलोइंग की वजह से आप बच रहे हो इन कोर्ट केसेस से इफेक्टिवली, पर आपको कोर्ट में जाकर लड़ना पड़ता है। लॉयर्स के साथ आप गए हो? हाँ, तो आउट ऑफ 6 लीगल नोटिस 2 बार कोर्ट केस और वो सब हुआ, और इसमें मेरा भी थोड़ा हाथ था कि मैंने वीडियो नहीं हटाया था। उन्होंने बोला वीडियो हटाने में नहीं हटाया, और मैं थोड़ा लड़ा और ये सब किया, तो इसीलिए वो कोर्ट तक गया। बट क्या होता है ना, फिर वो हो जाते हैं, कभी कभी हो जाता है कि इज़ इट वर्थ इट, वो एफर्ट और वो जो चीज़ है मैं मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं राइट हूँ। आप यही इमेजिन करो, अगर मैं वो सेम वीडियो में उनका तारीफ करता तब वो मेरे को नहीं भेजते लीगल नोटिस। और ये सेम प्रोडक्ट्स का हज़ारों रिव्यूज़ है अमेज़ॉन में, तो मैं भी तो टेक्निकली खाली रिव्यू कर रहा हूँ प्रोडक्ट को टेक्निकली। तो अगर अमेज़ॉन में हज़ारों रिव्यू है और कोई अमेज़ॉन में एक 1 स्टार रेटिंग दे सकता है, तो थोड़ी ना कंपनी उसको लीगल नोटिस भेजेगी अरे आप 1 स्टार क्यों दिए। मैं भी टेक्निकली वही कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 स्टार है ये प्रोडक्ट ख़राब है। और अगर अनुपमा चोपड़ा या राजीव मसंद एक मूवी को रिव्यू कर सकते हैं, तो मैं एक फूड को रिव्यू क्यों नहीं कर सकता हूँ? कोई भी ग्राउंड्स नहीं है उनका टुवर्ड्स दिस। वो खाली मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा टेक्निकलिटीज़ में घुस के अपने आप को बोलते हैं कि हम सही हैं। वो बोलते हैं हम FSSAI है कि सब नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। मैं थोड़ी ना बोला आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। लीगली प्रूफ करना है, वो टेक्निकली आप लूपहोल्स ढूंढ सकते हो हर एक लॉ में और अपने आप को प्रूफ कर दो कि मैं सही हूँ। कानून के बारे में आपने क्या जाना है इस पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू? कि एक चीज़ की जस्ट बिकॉज कुछ लीगली सही होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉरली सही हो। लीगली सही होना और मॉरली सही होना बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि आप लीगली सही चीज़ में बहुत लूपहोल्स ढूंढ सकते हो। और लॉज भी होता है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। जो 100 साल पहले सही था अब वो गलत है, और जो 100 साल बाद भी हम इवॉल्व करते हैं मॉरली। हमारे सर्कल ऑफ मोरालिटी कीप्स इंक्रीजिंग विद टाइम। अब हम अलग अलग थिंग्स के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं कि एनिमल्स के बारे में भी हमें कॉन्शियस होना चाहिए, विमेन के बारे में भी होना चाहिए। 100 साल पहले उतना नहीं था। तो लीगली अपने आप को वो प्रूफ कर सकते हो, और मैं सीखा हूँ कि कैसे कंपनीज लीगल यूज़ करके अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। 6 केसेस? हाँ, 6 केसेस आप पे लग चुके हैं। हाँ। क्या फीलिंग होती है? पहले बहुत डर लगता था, बट अब मैं रियलाइज़ किया हूँ कि यू डोंट क्रिएट अ हेल्थ रेवोल्यूशन विदाउट मेकिंग अ फ्यू एनिमीज़। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आपको जेन्युइन में एक हेल्थ मूवमेंट लाना है, तो आपको वो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, वो कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड है। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। मुझे कभी कभी फियर ये होता है कि मैं 1000 वीडियो बना रहा हूँ, 100 वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं बाई चांस कुछ गलत बोल दिया अनइंटेंशनली, तो उसमें मैं कुछ मुसीबत में पड़ सकता हूँ क्या? या अगर जो मेरे आप जैसे बोले कल्ट फॉलोइंग है, जो लोग इतने मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत बोला तो क्या वो लोग मेरे क्रेडिबिलिटी पे डाउट करेंगे? बट उसके अलावा आई फील कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो कंटिन्यू करने वाला हूँ। पर अगर सामने से एक लीगल नोटिस आई तो आई एम अज्यूमिंग कि आप पब्लिकली उस लीगल नोटिस के बारे में बता सकते हो अपनी ऑडियंस को, राइट? हाँ, बता सकता हूँ। थोड़े बहुत कभी कभी लॉयर्स बोलते हैं कि वो थोड़ा कंपनीज और गुस्सा हो जाते हैं अगर आप ये सब टाइप के स्ट्रैटेजी यूज़ करो। तो वो क्या है कि 2 चीज़ होता है, एक है लीगल चीज़ और एक है वो क्या इलीगली कर सकते हैं अनऑफिशियली। होपफुली वो ना हो कुछ, मतलब गुंडे भेज सकता, वो सब टाइप का चीज़। सो अगर हुआ, अभी तक कुछ टचवुड नहीं हुआ है, बट लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल, राजीव दीक्षित, आप नाम जानते हो?
वो जो मैं करता हूँ वो 100x करते थे. मतलब ही इज़ द मेन पर्सन जो एक्चुअली चालू किए, मैं तो एक छोटा सा जो कर रहा हूँ. तो वो एट द एज ऑफ 41 he died now, whatever, because of mysterious reasons. I don't want to get into why he died and what happened to him. I don't want to get into all that. So there is that back of the mind fear कि what if something अगर वो illegally कुछ कर दें, तो वो एक फियर है. तो मुझे सबसे ज़्यादा ईमेल्स और आते रहते हैं कि आप प्लीज़ अपने आप सिक्योरिटी रखो, बॉडीगार्ड रखो, थोड़े केयरफुल हो जाओ, क्योंकि क्या पता कोई कुछ कर दे. तो वो एक फियर है. Damn, bro. हाँ. मेरे एक फ्रेंड है फिट ट्यूबर. हाँ. उन्होंने भी ये करने की कोशिश करी थी, लीगल नोटिस आ गए, एंड वो करते हैं इनडायरेक्टली. पर आई फील कि जो उन्होंने शुरू किया था, आप उस स्टोरी को आगे लेके जा रहे हो. हाँ. क्या चाहिए आपको ऑडियंस से? ऑडियंस आपको और बैक कैसे करे? आई थिंक ऑडियंस तो मुझे बैक कर रही है. ऑडियंस ने तो इनफैक्ट फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने के लिए भी रेडी है, ऑल्दो मैं ले रहा नहीं हूँ, वो अलग बात है. मुझे ऑडियंस से अभी एट दिस पॉइंट एटलीस्ट डोनेशन सब नहीं लेना है, बट ऑडियंस तो यार पूरे अपने तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है. तो मैं ऑडियंस से और कुछ वैसे मांग नहीं सकता हूँ. मैं खाली ये मांग सकता हूँ कि अगर मैं कुछ गलती करूँ कभी, तो वो आप एटलीस्ट उसको माफ़ कर देना, कि मतलब कि आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं गलती कर सकता हूँ और मुझे भी अपने आप को कोई ना कोई वे में मोनेटाइज करना होगा. तो अब मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि अगले वे क्या है, क्योंकि मुझे डोनेशंस लेके एटलीस्ट एट दिस पॉइंट मन नहीं है डोनेशंस लेके काम करने का. आपने गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया है खुद? गवर्नमेंट ने कांटेक्ट मैंने किया, गवर्नमेंट ने मुझे कांटेक्ट किया है. लाइक तो उनके चाइल्ड राइट्स बॉडी जो है गवर्नमेंट की, वो काफ़ी अच्छी है. उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और उनके साथ में थोड़ा बहुत काम किया हूँ. ज़्यादा ऑफिशियली बेसिस पे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मैं कोई टॉक किया था वहाँ पर, बट ऑफिशियली कुछ कांटेक्ट नहीं आया है. अभी फॉर एग्जांपल जब प्राइम मिनिस्टर का स्वेरिंग इन सेरेमनी था, तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप इनवाइटेड हो सर स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, बट वैसे आया है, बट वैसे कोई और गवर्नमेंट कांटेक्ट वैसे कुछ नहीं आया है. अभी कुछ लीगल केसेस ऑन है? एक ऑन है. इनफैक्ट एज आई एम स्पीकिंग, अभी जब ये पॉडकास्ट चल रही है, वो अभी मेरा चेन्नई में कोर्ट केस चल रहा है. आप पैसे कैसे कमा रहे हो? तो मेरे काफ़ी सेविंग्स है. सो फॉर द लास्ट 14 मंथ्स मेनली मैं सेविंग्स पे रिलाई किया हूँ. लास्ट 3-4 मंथ्स में मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑन किया हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स इंस्टाग्राम वाले हैं, यूट्यूब में नहीं है. और यूट्यूब शॉर्ट्स में उतना कुछ पैसा है नहीं. मैं ज़्यादातर मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ. तो अबाउट $400-500 पर मंथ, विच इज़ वेरी स्मॉल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, यूट्यूब से आते हैं. और तो अभी मैं ऑनेस्टली मोनेटाइज नहीं किया हूँ. अब मैं मोनेटाइजेशन फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या वे हो सकता है. तो मेरा गोल है कि हाउ डू आई क्रिएट अ सिस्टम. आई एम समवन हु बिलीव्स इन कॉन्शियस कैपिटलिज्म. सो अभी इंडिया में क्या होती है, माइंडलेस कैपिटलिज्म. आई बिलीव इन कॉन्शियस कैपिटलिज्म. तो कैसे आप बेनिफिट भी प्रोवाइड करो और पैसा भी साथ में कमाओ. हिंदी में समझाइए कि कैपिटलिज्म होता क्या है? कि वो ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक थोड़ा एटलीस्ट एम्पैथी के साथ, थोड़ा एक मूवमेंट के साथ. तो इसमें इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बोलते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग. तो थोड़ा एक वो हो. तो फॉर एग्जांपल मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ देर इज़ अ वे आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ साथ साथ में पैसा भी कमा पाऊँ. सो फॉर एग्जांपल मैं एक हेल्थ स्कूल रिसेंटली चालू किया हूँ, जहाँ पर हम लोग को हेल्थ के बारे में, हेल्थ लिटरेसी बढ़ाने का कोशिश करते हैं और लोग को सिखा रहे हैं हेल्थ के बारे में, और थोड़ा बहुत पैसा भी ले रहे हैं, और वो हर एक रजिस्ट्रेशन में हम लोग को खाना भी खिला रहे हैं. तो एक विन विन सिचुएशन है कि हेल्थ लिटरेसी बढ़ेगी, आई विल ऑल्सो मेक मनी, एंड पुअर पीपल आर ऑल्सो गेटिंग फेड एट द सेम टाइम. सो एवरीथिंग इट्स अ विन विन सिचुएशन. सो दैट इज़ वन वे आई एम पोटेंशियली गोइंग टू ट्राई टू मोनेटाइज. वैसे ही कर करके आई एम थिंकिंग ऑफ अदर वेज एज वेल. मुझे हर दिन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर हफ्ते बहुत सारे ऑफर्स आते हैं. खुद का एक क्लीन लेबल पैकेज फूड चालू करो, जिसमें लाइक कुछ भी गलत ना हो. मतलब आप खुद का मॉर्निंग ड्रिंक बना रहे हो, मॉर्निंग ड्रिंक का, हाँ फॉर एग्जाम्पल, बट क्लीन. आई डोंट नो वो करना चाहिए या नहीं. मेरे लिए भी एक रिस्क है कि लोग मेरे को बोलेंगे अरे ये पहले आया था पैकेज फूड के बारे में, अब खुद पैकेज फूड बात बेचने लग गया. बट द आइडिया इज़ कि लोग हमेशा ऑल्टरनेटिव्स मांगते हैं मुझसे कि अरे मैं ये नहीं खाऊँ तो क्या खाऊँ.
So should I give an alternative? Should I make a healthier alternative? तो मेरे को fear है कि वो करूँगा तो क्या वो commercial हो जाएगा बहुत या नहीं, तो वो figure out कर रहा हूँ. कुछ ऐसे ब्रांड ने रीच आउट किया जिसने पहले आपको लीगल नोटिस भेजी थी और अब कह रहा है कि भाई चलो साथ में काम करता है? नहीं, वैसे नहीं चालू किया. उन्होंने वो नहीं किया था, लेकिन मुझे एक ब्रांड जिसने मुझे लीगल नोटिस भेजा, उन्होंने रीच आउट किया कि मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो. So I'm like, क्या मजाक कर रहे हो कि एक तरफ आप मुझे लीगल नोटिस भेज रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि मेरा दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो. तो वो एक मुझे इंटरेस्टिंग था. ऑब्वियसली मैं किया नहीं, बट वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था. जब आपने जस्ट शुरुआत करी थी ना, आई थिंक जब ये आपका केस और ये पूरी सिचुएशन चल रही थी तब की बात है. हाँ. मैं कहीं बैंगलोर में था, मेरे कुछ बिजनेसमैन फ्रेंड्स के साथ. उन्होंने पूछा कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में क्या चल रहा है, तो मैंने उन्हें आपके बारे में बताया कि ये हो रहा है और इसे डी इन्फ्लुएंसिंग कह रहे हैं. आपको ये शब्द कैसा लगता है? पहले ये सवाल एक. उनकी रिएक्शन है, वो सारे बिजनेस ओनर्स है D2C प्रोडक्ट्स वाले, वो फूड स्पेस में कुछ नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं, पर वो ऑलमोस्ट आपसे ऑन सम लेवल नाराज थे. आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस. बहुत सारे कैपिटलिस्ट आपसे थोड़े से नाराज. ऑफ कोर्स, राइट? ऑफ कोर्स. आप इस नज़र को प्रोसेस कैसे करते हो? नहीं यार, तो अगर लाइक वो एक लाइन है ना गुरु का, जब लोग तुम्हारी बुराई करे तो समझो तरक्की कर रहे हो. तो अगर आप कुछ लोग को गुस्सा नहीं करा रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो. यू आर प्लेइंग इट टू सेफ. आप सबको खाली मतलब न्यूट्रल बहुत ज़्यादा हो गए तो आप कुछ गलत कर रहे हो. तो आई एम नॉट, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अगर मैं क्रिटिसाइज करूँगा तो ऑब्वियसली वो गुस्सा होगा. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट. बट आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट कि इन स्पाइट ऑफ दिस मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है. फूड के स्पेस में इतने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं. बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली उन लोग शाय अवे करते हैं, अरे ये सब लोग से दूर रहो. पहले मुझे इन्फ्लुएंसर लोग भी मेरे से दूर रहते थे कि उनको लगता था अरे फूड फार्मर से एसोसिएट होंगे तो मेरा ब्रांड डील चला जाएगा. अब सब इन्फ्लुएंसर भी मुझे सपोर्ट करते हैं. ओके. उसी मीटिंग में किसी ने कहा था कि ये ना उनका करियर सिर्फ 2 साल लंबा है. अच्छा ना, आपके बारे में बता रहे थे कि शायद इनका करियर सिर्फ 2 साल लंबा है. तो मैंने कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये एडुकेटेड है और इन्होंने ऑलरेडी करियर स्विच करी है, मतलब गट्स है. एंड आई फील कि कंटेंट क्रिएशन में ना गट्स चाहिए रहते हैं और री इन्वेंशन की कैपेबिलिटी चाहिए रहती है. आपसे पूछना चाहूँगा कि अगले 5 और 10 सालों के लिए आपने क्या सोचा खुद के लिए? My life's goal in one line, if I were to summarize, is in order to do the most good you can do, you have to solve the biggest problems in the world. तो मैं ये रिसर्च भी किया हूँ और पढ़ा हूँ इसके बारे में कि what are the biggest problems in the world. तो 4 प्रॉब्लम मुझे आए. एक है हेल्थ, जिसके बारे में बहुत बात करता हूँ, एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज एंड एनिमल क्रूल्टी. ये 4 प्रॉब्लम जितना मैं रिसर्च किया हूँ आर द 4 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. तो अभी मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हेल्थ में मेरा नॉलेज भी है और मेरे को पता है वो सॉल्व कैसे करते हैं. मुझे एक्सट्रीम पॉवर्टी सॉल्व करना नहीं आता, मुझे क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना नहीं आता, एयर पोल्यूशन कैसे कम होता है मुझे नहीं पता, एनिमल क्रूल्टी थोड़ा बहुत पता है बट मेरा एट दिस पॉइंट मेरे पास करेज नहीं है. आई थिंक 10 years लेटर. सो आप 5-10 years के बारे में बात किए. अभी नेक्स्ट 5 to 10 years आई थिंक आई विल फोकस, स्पेशली नेक्स्ट 5 years आई विल फोकस अ लॉट ऑन हेल्थ. हेल्थ लिटरेसी में बहुत फोकस करूँगा, लेकिन मेरा लॉन्गर टर्म गोल है होपफुली एज आई मोनेटाइज एंड इफ आई एम थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल एंड थोड़ा फीलिंग गुड, आई वॉन्ट टू ट्राई टू सी इफ आई कैन डू समथिंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इन एनिमल क्रूल्टी एज वेल. लेट्स सी. रिस्पेक्ट. बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं. लोग बहुत बोलते हैं, आप जैसे लोग कम हैं जो एक्चुअली एक्शंस ले रहे हैं. So I genuinely feel that if you are upper middle class and above, which I am, your very big goal should be to try to help out people. और ये मैं बहुत strongly believe करता हूँ. And I feel अगर आपको बहुत strongly value create करना है, you have to think beyond your family. The greatest people in the world are those who are able to prioritize the society before their family. And तो वो एक स्ट्रॉन्ग है. इसके बारे में मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं. आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन. हाँ. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. हाँ. ठीक है. अगर आप हेल्थ मिनिस्टर होते, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप बदलते हमारे देश के लिए? सबसे पहले हेल्थ को स्कूल करिकुलम में लाता. तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर को कॉल करता अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ और बोलो कि आप स्कूल में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जोग्राफी पढ़ते हैं,
हेल्थ के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? तो हेल्थ को स्कूल में लाता, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम डायबिटीज़ कैपिटल शायद ना होते अगर हम स्कूल में क्लास 1 से क्लास 10 या क्लास 12 तक हेल्थ के बारे में हर दिन पढ़ते कि कैलोरी क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, सही खाना कैसे खाते हैं, फिटनेस क्या होती है. नंबर 1 हेल्थ को स्कूल करिकुलम. नंबर 2 आजकल क्या है, मैं पैकेज फूड के बारे में बहुत बात करता हूँ. पैकेज्ड फूड, हर एक पैकेज्ड फूड न्यूट्रिशन मैं बोलता हूँ लेबल पढ़ो. हर एक लेबल इंग्लिश में होती है. लेस देन 10-15% ऑफ इंडिया इंग्लिश जानती है. तो हर एक लेबल इंग्लिश में, तो एक, और वो फॉन्ट 3 फॉन्ट 5 बहुत टाइनी फॉन्ट में लिखते हैं कि क्या है उसमें. तो मैं क्या करता, इन्फोर्स करता कि एक QR कोड सामने में डालो, और QR कोड हर एक पैकेज फूड में, और आप स्कैन करो तो वो 15 लैंग्वेज के ऑप्शन आ जाएंगे, और फिर वो स्कैन कर लेंगे कि हिंदी, मराठी, जो भी आपका लैंग्वेज है, तो वो न्यूट्रिशन लेबल आपके लैंग्वेज में आ जाएगा. तो ये बहुत ईजिली डूएबल है. इनफैक्ट ये मैं एट अ पेट प्रोजेक्ट भी खुद भी ट्राई कर रहा हूँ काम करने का, कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं चाहिए और ये खुद हो पाए. थर्ड होता कि मैं फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग में बहुत काम करता, कि आप फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग में इसको एक्यूरेट बनाने का कोशिश करता. तो मैं करता कि फ्रंट ऑफ पैकेज में आपको सही चीज़ लिखना होगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर बैक ऑफ पैकेज नहीं पढ़ते. तो बैक ऑफ पैकेज और फ्रंट ऑफ पैकेज में सेम चीज़, जैसे हमारे सिगरेट्स में वार्निंग लेबल्स होते हैं, वैसे ही हमारे खाने में भी वार्निंग लेबल्स होना चाहिए कि दिस में पोटेंशियली डैमेज यू, दिस में पोटेंशियली कॉज यू इलनेस, डायबिटीज़, व्हाटएवर एल्स. सो ये सब वार्निंग लेबल्स लाता फूड में. एक दो और एडिशनल चीज़ मैं सोच रहा हूँ ऐसी. एक है कि लोग को अवेयर करता कि खाना बनता कैसे है. लाइक अगर कोई पॉसिबल हो फार्म विजिट कराने का, तो अर्बन एरियाज़ में अगर लोग को फार्म विजिट्स करा पाते कि खाना उगता कैसे है, लोग को पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगता है वो एक चीज़ जो आप खा रहे हो, तो आप फूड वेस्ट करने में भी आप 2 बार सोचते. फिर ओके, सब्जियों के बारे में थोड़ा सा बात करें. हाँ, मतलब जो सब्जी मंडी होती है एक शहर में एंड स्मॉल टाउन में, मान लो आप किसी Tier 2 शहर में गए हो, Tier 1 की सब्जियां और Tier 2 की सब्जियां अलग होती है आपके अकॉर्डिंग? हाँ. मतलब अगर आप मुंबई और दिल्ली में भी गए, दिल्ली की सब्जियां ज़्यादा टेस्टी होती है, ये पता नहीं क्यों. अग्रीड. हाँ. और जैसे जैसे आप गांव की तरफ जाते हो, वहाँ सब्जियां और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती. हाँ. तो कुछ तो हो रहा है शहर वाली सब्जी में. तो सब्जी मंडी की असलियत क्या है, क्या हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? सो एक लाइन है, ईट रीजनल, ईट सीजनल एंड ईट वैरायटी. सो ईट रीजनल, ईट लोकल. इसका मतलब है कि आपके जो गाँव, आपके अराउंड जो ग्रो कर रहा है, आप वही खाओ. क्यों? क्योंकि अगर कुछ बहुत दूर से आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है. सो द एडवांटेज, आप बोले जो गांव में आप खाओ तो ज़्यादा टेस्टी है, ज़्यादा बेटर है, वो क्योंकि वो हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल होके नहीं आ रहा है, वो वहीं पर जहाँ ग्रो हुआ वहीं हो रहा है. तो उसमें पेस्टिसाइड्स कम है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स कम है. सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न वाई दिस इज़ हैपनिंग. ऑफ कोर्स कि सिटी वाले लोग को थोड़ा अपीयरेंस से ज़्यादा वो है, तो वो थोड़ा कलरफुल चीज़ खरीदते हैं, तो वो सबसे रेड टमेटो खरीदना चाहते हैं, सबसे ये, तो उसमें इंजेक्शन वो सब भी ज़्यादा होता है कि प्रोडक्ट को कलर करने के लिए ये वो. और ये मेरे लिए एक ऑनेस्टली बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि मैं हमेशा लोग को बोलता हूँ कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, और अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी इशू है तो मैं क्या बोलूँ लोग को खाने. बड़े बड़े शहरों में ना अभी डायरेक्ट फार्म टू टेबल सर्विसेज स्टार्ट हो रहे हैं. हाँ. मतलब शहर में ही लोग एक लोकल ग्रीन हाउस बना रहे हैं, हाँ. जहाँ चीज़ों को उगा रहे हैं और शहर में ही बेच रहे हैं. पर ये अमीरों के लिए एक प्रोडक्ट है ऑनेस्टली. हाँ. बहुत महंगे होते सो हैं. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग. हेल्थ जो चीज़ है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली, इट इज़ ओनली फॉर सुपर रिच एंड एकदम फार्म, लाइक ऑन द एक्सट्रीम साइड, लाइक द पुअर, नॉट पुअर बट लाइक द फार्मर्स. जो मिडिल क्लास है उनके लिए हेल्थ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो अपना, उनको क्लीन फूड मिल रहा है क्योंकि वो वही ग्रो कर रहे हैं, उनके अराउंडिंग मिल रहा है. और जो सुपर रिच है वो भी अपना जुगाड़ कर लिए हैं, वो फार्म से डायरेक्टली करा रहे हैं, अपने खुद फार्मर एक कोई प्लॉट ले लिए हैं, अपने आप को फार्मर बुला के ये वो टैक्स बचाने के लिए. बट तो वो खुद भी अपना सोर्स कर लिया ऑर्गेनिक ये वो. जो बीच वाले लोग हैं, विच इज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन, दे आर कंप्लीटली स्क्रूड कि वो क्या खाएं. तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है. ये बदलेगा भारत में बहुत धीरे, मतलब तेज़ से बदलेगा भी, तो वो चेंज पूरा आने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया जितना ही हम बोलें बहुत प्राइस सेंसिटिव कंट्री भी है.
तो बहुत मुश्किल है कि सब कुछ क्लीन होना, 1 सेकेंड में क्लीन होना। पैकेज फूड में भी मैं जो क्रिटिसाइज़ करता हूँ, 10 रुपये में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनका कॉस्ट प्राइस 1-1.5 रुपया होता है। 1-1.5 रुपया में आप कैसे कुछ दे दोगे? तो बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉपर क्लीन फूड बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आपका ये कैंपेन है लेबल पड़ेगा इंडिया, इसके बारे में हमने भी बात करी है शो पर। अच्छा। 1-2 बार आपको शाउट आउट दिया है। ओह थैंक यू। बहुत पावरफुल कैंपेन है कि बेसिकली आप लोग ये कह रहे हो कि यार जो भी आप पैकेट से खा रहे हो उसके बारे में पहले बस जानो कि आप बॉडी में क्या डाल रहे हो। हाँ यही है। और मेरे ख्याल से ये बेसिक मैसेज ना भारत तक पहुंच चुकी है और भी पहुंचेगी। हाँ। आपकी अगली समस्या यही है जो आपने अब कहा कि जो ऑर्गेनिक फूड भी है, फ्रूट, वेजिटेबल, फल, सब्जियां, इनको आपको टैकल करना है। हाँ आई थिंक धीरे धीरे होगा। अभी मैं ज़्यादातर पैकेज फूड में करूँगा, तो अभी मैं लेबल पड़ेगा इंडिया कर रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट होगा कि वो प्रोडक्ट जैसे सोर्स कहाँ से हुआ। अगर वो मैदा भी है तो वो मैदा कहाँ से आया, या वो अगर कुछ डाल रहे हैं, फ्रूट्स भी डाल रहे हैं पैकेज फूड में, तो वो कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। वो एक नेक्स्ट चीज़ होगा। बट हाँ, आप फोकस करो पैकेज फूड पर। ज़्यादा पैकेज फूड पे है क्योंकि पैकेज फूड थोड़ा और सेंट्रलाइज्ड है। देर आर 10, 15, 20 कंपनीज विच आर कंट्रोलिंग इट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डिसेंट्रलाइज्ड है। देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल कंट्रोलिंग इट। तो उसको टैकल करना बहुत मुश्किल है। आप अगर फीजिबिलिटी से सोचो, इट इज़ टू डिफिकल्ट टू सॉल्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हर एक फार्मर को जाके मॉनिटर नहीं कर सकता हूँ। तो वो एक चैलेंज है। तो आई थिंक पैकेज्ड फूड्स, अगर आप 10 बड़े कंपनीज को डरा दो, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप 10 बड़े कंपनीज को एक लिस्ट आउट करो, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसकी है, और वही 10 कंपनी में अकाउंटेबिलिटी भी लाओ, उनको बोलो कि नहीं हम नहीं डरेंगे आपसे, तो काफ़ी चेंज आ सकती है और आ भी रही है। आपने डराया है? वहाँ जो बड़े बड़े कॉलेज के MBAs बैठे हैं, हाँ, आपको लगता है वो खुद की जॉब छोड़ेंगे शर्मिंदा होकर? कुछ लोग, लेकिन अगेन आपको एक रीजनेबल एंड तक फाइनेंशियली थोड़ा एटलीस्ट सिक्योर होना होगा। मैं भी MBA किया हूँ बड़े से मतलब यूनिवर्सिटी में, और मैं भी जॉब किया हूँ, और मुझे एक कंफर्ट मिली। ऑल्दो मैं 2 ही साल जॉब किया था वो, लेकिन एक मेरे बैक ऑफ द माइंड कंफर्ट था कि मैं जॉब्स कर सकता हूँ। फिर मैं छोड़ा। तो आई फील लाइक लोग इमीडिएटली डे 1 में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इवेंचुअली अगर थोड़ा वो कंफर्ट में हो जाए तब वो छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत स्कूल स्टूडेंट्स ऑलरेडी रीच आउट करते हैं कि अब हम एज अ कोर्स में हम फूड टेक्नोलॉजी हम ऑप्ट करेंगे आपका वीडियोस देखने के बाद। तो आई फील कि लोग ये एज अ करियर चॉइस भी और लेंगे। एंड मैं एक थोड़ा फिलोसफिकल यहाँ जब बोलूँगा, अभी तक लोग क्या करते हैं, दे फोकस ऑन climbing the ladder of success, but they don't look at where is the ladder leaning towards. They are just climbing the ladder, but is the ladder of success leaning towards the right or the wrong? आप नेस्ले या कैडबरी का CEO तो बन जाओगे, लेकिन क्या आप वर्ल्ड में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो या आप ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हो? मतलब जीवन का इम्पैक्ट रहता है, किसी के भी जीवन का। हाँ, आप पैसे कमा रहे हो, आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, पर खुद के जीवन में आप क्या कर रहे हो दुनिया के लिए? हाँ, मतलब आपका क्या इम्पैक्ट रहता है संसार में? हाँ, आप यही कह रहे हो? हाँ। तो आई थिंक बहुत लोग सोचेंगे, अभी आप कोई भी जॉब्स में जाओ, सब लोग का ये प्रायोरिटी होता है कि सबसे हाईएस्ट पे पैकेज वाला ऑफर मुझे मिले। आप कोई DO में जाओ, आप कोई भी कॉलेज में जाओ, सबसे ज़्यादा वही फोकस होता है। फील कि थोड़ा बहुत कॉन्शियस कैपिटलिज्म वाला चीज़ आ जाएगी कि हाँ मुझे सबसे ज़्यादा पे चाहिए, बट साथ साथ में मुझे ये भी फैक्टर इन करना है कि क्या ये कंपनी नेट ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रही है, ज़्यादा नुकसान कर रही है। ठीक है, 100% क्लीन कंपनी होती नहीं है, हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ होता है जो वो कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर 9 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है तो ठीक है। दुनिया के जितने भी अमीर देश होते हैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मुझे अमेरिका को भी इस ब्रैकेट में डालना है, पर मैं नहीं डालूंगा। हाँ, क्योंकि मैं पैकेज फूड के बारे में कह रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि ये जो अमीर देश होते हैं वहाँ कम पैकेज खाना खाया जाता है, वो ज़्यादा ऑर्गेनिक खाने पर फोकस करते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, ये 2 एरियाज में। आप सहमत हो? यू डिसएग्री? आई डोंट नो इफ आई फुल्ली अग्री, स्पेशली नॉट इन कंपेयर टू इंडिया। आई थिंक इंडिया में रिलेटिवली कम खाते हैं पैकेज्ड फूड। आई थिंक डिफरेंस ये है कि यूरोप
और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया में पैकेज फूड थोड़ा क्लीनर है क्योंकि रेगुलेशन स्ट्रॉन्गर है. इंडिया में इनफैक्ट बिकॉज हमारे लेबर थोड़ा चीपर है, तो हमारे घर में ऑफन स्पेशली अपर मिडिल क्लास एंड अबव के पास स्टाफ भी होती है, तो वो कुक्स को हायर कर सकते हैं अपना खाना बनाने के लिए, तो वो पैकेज फूड रिलेटिवली बेसिस पे कम खाते हैं. फॉरेन कंट्रीज़ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में तो उतना प्रिविलेजेस नहीं होता वैसा, तो वो खुद बनाना पड़ता है, तो वो पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं. डिफरेंस ये है कि यूरोप में रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उनका पैकेज फूड्स भी बहुत क्लीनर है. फॉर एग्जांपल नेस्ले सेरेलैक इंडिया में एडेड शुगर डालती है और यूरोप में एडेड शुगर नहीं डालती है. अमेरिका में भी काफ़ी ख़राब अवस्था है. अमेरिका में पैकेज फूड भी बहुत खाते हैं और उनका भी बहुत क्वालिटी भी ख़राब है, बट यूरोप में आई थिंक क्वालिटी बेटर है. ये जो FSSAI का छापा होता है, इसका मतलब क्या है? FSSAI क्या है? FSSAI एक तो इज अ फूड सेफ्टी बॉडी. सेफ्टी और हेल्थ दो अलग चीज़ है. लोग मुझे बोलते रहते हैं इज कोका कोला सेफ? कोका कोला इज सेफ, इट इज़ नॉट हेल्दी. लोग कंफ्यूज करते हैं. FSSAI का खाली एक जॉब है कि आपको जो खा रहे हो वो सेफ है आपके लिए, मतलब कि वो आपको इमीडिएटली खा के आपको कुछ होगा नहीं. लेकिन अगर आप 10 साल कंसेक्यूटिवली वो खाओगे फिर आप बीमार होगे, वो FSSAI का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आई फील दे नीड मोर रिसोर्सेज, दे नीड मोर मनी, दे नीड मोर मैन पावर एंड वुमेन पावर एंड एवरी पावर टू डू देयर वर्क. वो जो बड़े कंपनीज में MBAs बैठे हैं ना, हाँ. उनके दिल में बदलाव आकर उन्हें FSSAI ज्वाइन करना. प्रॉब्लम ये एक्चुअली पूरा सिस्टम में है. मैं भी अगर IIT में होऊंगा और मेरे को एक तरफ एक नेस्ले ऑफर कर रहे हैं 20 lakhs पर एनम और दूसरे तरफ FSSAI मेरे को 5 lakhs पर एनम ऑफर कर रहे हैं, तो मैं 20 lakhs में जाऊंगा. तो वही प्रॉब्लम है. आई फील कि देयर इज़ अ वे वेयर इंसेंटिव्स को हमें बेटर करना होगा कि ये सब जो बड़े बड़े बॉडीज़ हैं उन्हें भी स्मार्टेस्ट लोग को हायर करना होगा. और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ द पीपल हु एड द मोस्ट वैल्यू टू द वर्ल्ड शुड बी पेड द मोस्ट. अगर आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, आप करोड़ों लोग में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आपको पेमेंट भी वैसे ही होना चाहिए. तो लोग बोलते हैं पॉलिटिशियंस को कम पैसा मिलना चाहिए. नहीं, मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए ताकि उनका इंसेंटिव्स टू डू इलीगल थिंग्स रिड्यूस एंड यू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट. आप IIT, IIM और स्मार्टेस्ट लोग को हायर करो. कितने सारे पॉडकास्ट देखे मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले. मुझे लगा कि वी शुड गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. दैट्स व्हाट आई हैड प्रेप्ड. वो हमने करने की कोशिश करी है, पर रूट तक पहुंचकर भी आप बेसिकली ये कह रहे हो कि ये प्रॉब्लम बहुत अनसॉल्वेबल है. इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. अगेन यू कैन, आप किसी के भी शूज़ में डालो, अपने आप को एक CEO के शूज़ में डालो. आपका एम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी. अगर आप प्रॉफिट नहीं दिखाओगे आपको निकाल देंगे कंपनी से. तो आपको अपना आंसर करना होगा अपने शेयर होल्डर्स को और आपके बॉस को. आप कोई फार्मर को उस पर जाओ तो फार्मर को भी क्या है, अपना यील्ड को मैक्सिमाइज़ करना है. उसको कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ? अगर मैं पेस्टिसाइड सब डालूँ. तो आप कोई भी एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर को जाओगे, उसका इंसेंटिव्स है कि अपने आप को वो करना. तो वो अनलेस कि एक पूरा इकोसिस्टम में धीरे धीरे बदलाव ना आए, बहुत मुश्किल है सॉल्व करना. जिस तरह से FSSAI का एक सेफ्टी छापा होता है, वैसे एक FP का छापा होना चाहिए. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. कितने सारे लोग ने बोला है कि एक अपना सर्टिफिकेशन चालू करो, फूड फार्मर वेरीफाइड. वही, और ये एक बिजनेस मॉडल भी है. हाँ, अगेन आप जैसे मैं बोला कॉन्शियस कैपिटलिज्म, तो ये एक मॉनेटरी स्कोप भी है इसमें कि आप लोगो लगाओगे तो आप एक X% लाइक 0.1% ऑफ योर नेट सेल्स फॉर एग्जांपल इफ यू कैन गिव मी और समथिंग. वाओ. तो 0.1% भी अगर आप 1000 कंपनी से लोगे तो काफ़ी हो सकता है. तो वैसे करके भी लोग मेरे को बोल रहे हैं कि कुछ एक फॉर्म करो फूड फार्मर वेरीफाइड, क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ. और अगर मैं एक लैब में टेस्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, तो वो ये सब आइडियाज़ हैं ऑनेस्टली कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है. मैं अकेला काम करता हूँ. मैं क्या चीज़ को हाँ बोलूँ, क्या चीज़ को मना करूँ, और मैं अभी तक मोनेटाइज भी नहीं किया हूँ. तो मुझे हायर करने के लिए भी उतना लाइक वो मॉनेटरी कि मैं किसी और को इतना मनी दे पाऊँ, तो वो एक पूरा मेरे लिए भी एक पर्सनल इशू है. और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है अभी मेरी लाइफ में. आपको एक अमीर और एक्सपीरियंस्ड को-फाउंडर की ज़रूरत है. हाँ, एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली अमीर हो ना हो, बट हाँ मतलब डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली.
आई थिंक अमीर होना उनके लिए ज़रूरी होगा। हाँ, कि थोड़े देर के लिए वो सैक्रिफाइस कर पाएँ गैस इनकम। आपने कुछ ही देर पहले कहा कि अमेरिका में और भारत में बेबी फूड में भी चीनी डाली जाती है, एक्स्ट्रा शुगर। तो आप बचपन से एज अ बेबी थोड़ा चीनी से एडिक्ट हो जाते हो, एंड जो आप पहले 2 साल में जो खाते हो वो लॉन्ग रन में आपका डाइट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को शेप करता है। मतलब अगर बचपन में चीनी ज़्यादा खाई है आपने, आपका स्वीट टूथ हो जाता है। एग्जैक्टली, तो कहते हैं कि मुझे मीठा चाहिए ही रहता है मील के हाँ बाद। एग्जैक्टली। Okay. तो वो ज़्यादा लाइकलीहुड बढ़ जाता है, एंड इनफैक्ट इट इज़ लिंक्ड ऑल्सो इफ़ यू हैव एडेड शुगर। जब आप पहले 2 साल में, तो डायबिटीज़, ओबेसिटी, बहुत सारे चीज़ से लिंक्ड है। और ऑन द ऑपोजिट साइड, ब्रेस्ट मिल्क इज़ द ऑपोजिट, इट इज़ लिंक्ड टू इम्प्रूविंग इम्यूनिटी, like reducing the risk of certain illnesses and things like that. So that is from the infant side से। तो बच्चे को ही उन लोग ट्राई करते हैं, यार बच्चे को तो छोड़ दो यार, अब बच्चे को भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, आप प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो वो चालू रहता है वहीं से। यहाँ थिंकिंग एक्चुअली क्या है कि बेबी फूड में भी चीनी मिलाई जाती है। इज इट कि वो अपने फ्यूचर कस्टमर्स को डेवलप कर रहे हैं? तो गुड क्वेश्चन। आई थिंक इट्स मेनली कि बेबीज़ के लिए भी अगर आप 2 प्रोडक्ट दोगे, उनके एक में चीनी है, एक में चीनी नहीं है, तो वो चीनी वाले ज़्यादा खाएंगे, सो उनका सेल्स बढ़ेगा। अगर वो ज़्यादा लाइकलीहुड है वो बेबी टू हैव द सेरेलैक, तो पेरेंट्स भी लगेंगे चलो यार सेरेलैक ही खरीद लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को बेसिकली टेंशन नहीं चाहिए बच्चे के खाने को लेकर। हाँ। और इतना कौन, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना कौन दिमाग लगाता है कि अच्छा उसमें क्या है, और इतने बड़ा कंपनी बेच रहे हैं तो उनको भी लगता है ना, पेरेंट्स को लगता है अरे नेस्ले इतना बड़ा रेप्यूटेड कंपनी बेच रहा है तो अच्छा ही होगा। उन्हें ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि वही सेम कंपनी है जो मैगी बनाता है। ओके, मूविंग ऑन। ये जो मान लो प्री टीन फेज होता है, हाँ, विच फॉर मी इज एज 7 to 12, या वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स स्टार्ट होता है अक्सर। या कोल्ड ड्रिंक्स इज़ अ वेरी बिग पार्ट, और बहुत स्नैकिंग आइटम्स भी, आई थिंक केचप, मेयोनेज़, ये सब भी बहुत कॉमन हो जाता है ये एज ग्रुप में। लोग स्कूल टिफिन में, इनमें क्या बुराई होती है? लाइक केचप अगेन शुगर, टू मच शुगर, इतने सारा, इतना बस, इतना केचप में ऑलमोस्ट 1 टीस्पून चीनी होता है, तो टू मच शुगर एंड विदाउट काउंटिंग, विदाउट लाइक लोग चाय में बहुत सोचते हैं चाय विजिबल शुगर होता है, ये इनविजिबल शुगर है, ये पहले से मिलाया हुआ है, तो वो सेम जगह। मेयोनीज में बहुत फैट होता है। लोग अगेन 7 to 12 ईयर्स के एज ग्रुप में लोग सेलिब्रिटीज़ को बहुत फॉलो करते हैं, तो उनके एक सब स्पोर्ट्स देखने लग जाते हैं थोड़ा बहुत, तो जो क्रिकेटर बेच रहा है वही वो फॉलो करेंगे, जो स्पोर्ट्समैन बेच रहा है वही वो खाएंगे, और हम अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ आर स्पोर्ट्समैन आल्सो नॉट सेलिंग द राइट थिंग्स, बट दैट इज़ अ चैलेंज। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा, कंपनीज़, मैं मार्केटिंग में बहुत काम किया हूँ, कंपनीज़ क्या है, वो आपके इनसिक्योरिटी ऊपर वो फोकस करते हैं। तो बच्चे का 7 to 12 ईयर्स आप बोले, उसका सबसे बड़ा गोल क्या है? एक है इनसिक्योरिटी से आती है हाइट। हर एक 7 to 12 ईयर्स को लंबा बनना है, क्योंकि वो क्लास में थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको और इम्पोर्टेंस मिलती है। तो इसीलिए अब वो कंपनीज अपने आप को बोलते हैं स्ट्रॉन्गर, टॉलर, शार्पर। तो आप हर एक प्रोडक्ट को देखोगे वो कैटेगरी में हमेशा हाइट दिखाएंगे। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमेशा कंपनीज आपके इनसिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, बच्चे के इनसिक्योरिटी पे। एंड पेरेंट्स को भी लगता है अरे मेरा बच्चा लंबा बन जाएगा, उनको ये नहीं पता कि हाइट सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स से होती है, एंड वही वो फोकस करते हैं। सर्वे करेंगे, 1 लाख कस्टमर के सर्वे करेंगे, 1 लाख बच्चों के, और पूछेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या मन है, लाइक आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। तो अगर सबसे ज़्यादा बच्चे लोग बोलेंगे मेरा गोल है सबसे ज़्यादा कि मेरे को लंबा बनना है, व्हाट आई लाइक द मोस्ट, तो वो अपने ऐड में वही लिखेंगे। वो बूढ़े लोग के साथ भी वही फोकस करेंगे, आपको क्या चाहिए। अगर सपोज बूढ़े लोग बोलेंगे मेरे को इम्यूनिटी चाहिए, अपने फ्रंट पैकेज में लिख देंगे इम्यूनिटी। जो कस्टमर को सुनना है वही वो लिख देंगे। अगर 20-30 वाले एज ग्रुप को क्या चाहिए, प्रोटीन, लिख देंगे प्रोटीन। क्या है उसमें किसी को नहीं पता। आपके कहने से बदलेगा? थोड़ा बदलेगा, बदल रहा है। इतने सारे कुछ लॉज आ रहे हैं अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को चेंज करने के लिए। कुछ कंपनी अपने मार्केटिंग सुधार रहे हैं कि वो पहले बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे बढ़ा चढ़ा के, अब थोड़ा कम बोल रहे हैं। तो आई फील बदलेगा, और खाली मेरे बोलने से नहीं, अगर लाखों करोड़ों लोग साथ जुड़ जाएं और वो लेबल पढ़ने लग जाएं और जान लें कि वो प्रोडक्ट क्या खा रहे हैं, तो आई फील काफ़ी कुछ बदलेगा। क्योंकि तब कब कंपनीज क्या करेंगे, वो तो चेकमेट हो गए। अगर लोग को पता चल गया कि वो क्या खा रहे हैं, तो वो वैसे नहीं बेच पाएंगे, वो नहीं बोल पाएंगे वो आपको लंबा कर रहे हैं।
तो आई थिंक थोड़ा तो बदलेगा और बदल रहा भी है। और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, कोई कंपनी का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बदलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर ये कोई कंपनी अब नया प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तब वो 100 बार सोचेंगे कि क्या कोई मेरा वीडियो नहीं बना सकते मेरे ऊपर, और अगर मैं कुछ अब गलत मार्केटिंग किया तो मैं कुछ ये वीडियो वायरल नहीं हो जाए, तो अब मैं नया प्रोडक्ट में एटलीस्ट वो सही करेंगे। सेम विथ स्टार्टअप्स। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं लास्ट 5 साल में, सब पीनट बटर और आमंड बटर और ये सब बेचते हैं। जो 5-6 साल पहले जो स्टार्टअप्स आते थे वो भी एक छोटा लेवल पे झूठ बोलते थे, बट जो अब 2024 ऑनवर्ड जो स्टार्टअप्स आएंगे, फूड स्टार्टअप्स, अब वो सोचेंगे नहीं हम क्लीन ही बेचेंगे। अभी प्रॉब्लम है कि ऑल्टरनेटिव्स उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर लोग बहुत लेबल पढ़ें, लोग जाने की लेबल में क्या होता है, तो कस्टमर्स आर आस्किंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। और मार्केट में मतलब जब डिमांड क्रिएट हो जाती है, अपने आप सप्लाई भी क्रिएट हो जाती है। तो आई फील अभी आपको लग रहा है कि अरे प्रॉब्लम है, खाली कोई कुछ है और प्रॉब्लम्स खाली है, लेकिन 5 साल में ये नहीं रहेगा। 5 साल में बहुत ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे, क्योंकि अब सब कंपनी चालू करेंगे, अब एक नया रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं जिसमें शुगर नहीं है, मैदा नहीं है, पाम ऑयल नहीं है। अब सब कंपनी वो करने लग जाएंगे जब अवेयरनेस बढ़ेगी। तो ये साइकिल होती है। अगर आप जिंदगी में पहली बार भारत के बाहर जाओगे, हाँ, शायद अमेरिका नहीं पर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, जहाँ इतना ज़्यादा हेल्थ और फिटनेस का कल्चर है, जहाँ लोग इतने ज़्यादा फिट हैं, आपके दिमाग को वो चीज़ इम्पैक्ट कर जाती है। ये मैं दिल से मानता हूँ। ट्रैवल कर करके ना मेरा नज़रिया बदला है कि ठीक है, अगर मैं भारत में बैठा हूँ, अगर मेरे सारे फ्रेंड्स भी पैकेज खाना खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि यार आपकी एक ही बॉडी है ज़िंदगी भर, आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड आई नो कि मतलब ये थोड़ा आपके लिए भी काउंटर इंट्यूटिव है, आप कह रहे हो कि लेबल पढ़ो, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ पर लेबल है वो खाओ भी मत। सो मैं हमेशा बोलता हूँ लेबल पड़ेगा इंडिया, लेकिन एज यू सेड द बेस्ट प्रोडक्ट्स आर दोज विच डोंट इवन हैव अ लेबल। उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट होते ही नहीं है, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स लाइक योगर्ट, ये सब इसमें कुछ हो ही ना। तो वो 100% मैं भी अग्री करता हूँ कि बेस्ट प्रोडक्ट्स वही होते हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ कि वो प्रोडक्ट्स खरीदो जिसमें लेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्कोहल खरीदो। काइंड ऑफ क्रेजी बात है, कितना लॉबिंग स्ट्रांग होती है अल्कोहल इंडस्ट्री की, अल्कोहल में लेबल होती ही नहीं है। मूविंग ऑन इन द टाइमलाइन, टीनेज। या मैंने सुना है कि आजकल के टीनेजर्स एक्चुअली प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हाँ। क्योंकि लड़कों को बॉडी बनानी है, लड़कियों को मोस्टली वेट लॉस करना है, मोस्टली। और दोनों चीज़ों के लिए प्रोटीन इनटेक इज़ द मेन थिंग। जो वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन के डब्बे आते हैं, डू दे फॉल अंडर योर jurisdiction? Yeah, I don't have a problem with whey protein. I don't know what the minimum age should be to have whey protein, but in a country जो इंडिया की तरह जो इतना ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो वे प्रोटीन ले सकते हो आप। ऑफ कोर्स उसमें भी आपको आइडियली आप अनस्वीटेंड लो, स्वीटेंड वाला लो भी तो ज़्यादा मत खाओ, ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आई थिंक कि आपको हर एक पैकेज्ड फूड का प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेगा। अगर कॉन्स ज़्यादा हो गया तब अवॉइड करो, लेकिन आई फील प्रोटीन पाउडर में द प्रोज आउटवे द कॉन्स, ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा है। हाँ, उसमें नुकसानदायक चीज़ भी है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में प्रोटीन हमें खाना में बहुत कम मिलता है। उसीलिए आई फील कि कभी कभी दरकार होता है। तो मैं प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्रोटीन पाउडर के। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये भी इसी एज ग्रुप में इंट्रोड्यूस होते हैं अक्सर। हाँ, क्योंकि फिर से लोग फैट लॉस के बारे में सोचने लगते हैं टीनेज में। एक तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लोग को लगता है कि खाली डाइट कोक और ये सब में होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे टूथपेस्ट में भी होता है। आप कोई भी टूथपेस्ट देखो, वो इतना मीठा क्यों है? आप चाहे कोई कोलगेट देखो या कुछ भी देखो, उसमें आप टर्न अराउंड करो, उसमें सुक्रालोज लिखा रहेगा इंग्रेडिएंट लिस्ट में। वो सेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो डाइट कोक में होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस क्या होता है? 100 to 200 टाइम्स स्वीटर होता है दैन शुगर। तो जब ये लोग सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं, अरे ये 100 टाइम्स स्वीटर है दैन शुगर। तो लोग को लगता है कि ये 100 टाइम्स वर्स है दैन शुगर। नहीं, इसका मतलब ये है कि इसमें 100th आपको क्वांटिटी डालना होगा ऑफ शुगर। तो क्वांटिटी, बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्वीट है, आपको बहुत टाइनी अमाउंट डालना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कुछ गट हेल्थ इश्यूज होते हैं कुछ लोग को, तो कुछ लोग एकदम अवॉइड करते हैं। तो
ये एक अगेन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, कुछ लोग का बॉडी को सूट नहीं करती है. और स्टडीज़ भी हर दिन नया स्टडी आता है, कुछ एक नया स्टडी आ जाएगा कि ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, कभी बोलेगा कि सेफ है. तो ये नए स्टडीज़ आते रहते हैं. OL एंडिंग कॉम्पाउंड्स होते हैं, अगर वो लेबल पर होते हैं आई ट्राई अवॉइडिंग इट, आई ईट वेरी लिटिल. हाँ, कि अगर एक दोस्त ने मुझे चॉकलेट ऑफर कर दी, अगर कोई भी ऑल दिखता है मुझे OL, आई ट्राई ऐसे नो, बट फॉर माई स्किन, क्योंकि मेरा जॉब ऑन स्क्रीन है. आई मीन इट्स अ पर्सनल चॉइस. आई थिंक साइंटिफिकली इसमें बहुत डिबेटेड है ये. आप कोई भी 2 बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट को इंडिया में ले आओ, वो दोनों अलग चीज़ बोलेंगे. तो बॉटम लाइन इज बेसिकली आपको ये देखना चाहिए कि किस खाने की वजह से आपको इशू हो रही है. हाँ, और ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है. हाँ खुद के बॉडी को जानना ज़रूरी है. हाँ एग्जैक्टली. उसके अलावा चीज़ सिमिलर, मैंने मेरे कुछ ऐसे दोस्त देखे हैं जो दिन भर चीज़ ठूसते हैं, कुछ नहीं होता. हाँ. और मेरे जैसे लोग हैं जो थोड़ा भी चीज़ अगर खाएंगे ना, ब्लोटिंग हो जाती है, स्किन इश्यूज हो जाते हैं. और ये एक एज के बाद होने लगा मेरे साथ. लाइक समवेयर माय 20s ही होने लगा. हाँ. पहले नहीं होता, बचपन में बिल्कुल नहीं होता था. बट क्या बट द गुड पार्ट इज आप अवेयर हो, वो अवेयरनेस लाना और वो एकदम माइंडफुल होना. अगर मेरे फॉर एग्जांपल मुझे भी कभी कुछ इशू होती है, वो रियलाइज़ करना कि क्या कारण की इशू हुई, वो मुश्किल होती है ट्रैक करना. लेकिन आप ट्रैक कर पा रहे हो, तो वो ट्रैक करना कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग को थोड़ा डिफिकल्टी होती है. अगेन आप बोले ना फूड डायरी और ये सब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है कि 5 साल आप हर दिन डायरी मेंटेन करो, वो सब मतलब. तो वही कि some people are very good with awareness and discipline and things like that. It's not उतना easy नहीं है. लेकिन जो हमारे देश का मिडिल क्लास है, चीज़ रिलेटेड कुछ गाइडलाइन है. बहुत लोग हर चीज़ में चीज़ डालते हैं. देखिए यार, चीज़ में अगेन बहुत फैट है, हाई सैचुरेटेड फैट, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसे मतलब चीज़ टू सम एक्सटेंट उसमें प्रोटीन भी मिलती है. वंस अगेन इंडियंस आर वेरी प्रोटीन डेफिशिएंट, सो इन दैट सेंस इट्स अ गुड थिंग. बट once again you have to eat it in moderation because it's also high in fat. कैलोरीज बहुत हाई होते हैं, तो आप अगर ज़्यादा चीज़ खा लोगे तो आप बहुत जल्दी अपने कैलोरी इंटेक को फुलफिल कर लेंगे विदाउट एनी अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो यू हैव टू बी माइंडफुल एंड दिस थोड़ा मॉडरेशन में. ओके. और फाइनल सेक्शन विच इज़ अडल्टहुड मिस्टेक्स. आई थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं. हाँ. शायद सिर्फ अल्कोहल की बातें बची हैं. शराब, राइट, कॉलेज में इंट्रोड्यूस हो जाता है. सिगरेट्स के बारे में बात करना कॉलेज में हम लोग के एज ग्रुप में इंट्रोड्यूस होता था. अब जेन ज़ी और बिलो में उन लोग क्लास प्रॉब्ली 6-7 से ही चालू. उन लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सम पीपल क्लास 6-7 में थोड़ा बहुत कोई एक लड़का होगा क्लास में तो चालू कर दिया होगा. प्रॉब्ली क्लास 9-10 में 10-15 लोग चालू कर दिए होंगे. तो आई फील कि वो एज ग्रुप के साथ वो और मेन स्ट्रीम हो जा रहा है. क्लास 9-10 में 100%. आप कोई 15-16 ईयर ओल्ड को पूछो, उनके क्लास में एटलीस्ट 10-15 लोग पीते होंगे आराम से. इफ वो भी मैं कम फिगर शायद से बोल रहा हूँ. और कॉलेज जाते प्रॉब्लम है कि पीयर प्रेशर बहुत है, और इसमें कूलनेस फैक्टर भी है कि लोग को लगता है कि कूल है टू ड्रिंक, एंड अगर आप नहीं पी रहे हो तो अनकूल है. और आपके अराउंड अगर सब लोग पी रहे हैं तो वो उतना स्ट्रॉन्ग रहना कि अरे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सब लोग और मेरे टुवर्ड्स कर रहे हैं, मैं तभी भी नहीं करूँ, वो करना बहुत मुश्किल है. तो पीयर प्रेशर और बियर प्रेशर वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बाइसेप प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. टीनेजर्स के लिए ये एक एक्सपीरियंस ओरिएंटेड चीज़ है. एक्सपीरियंस क्या होगा मुझे. हाँ. पर अडल्ट लाइफ में अगर आपके 20s में आप कॉन्स्टेंटली पी रहे हो, फिर इवन वंस अ वीक, वो बेसिकली आप यही कर रहे हो कि वीकेंड को अपनी रियलिटी एस्केप कर रहे हो. Exactly, it's reality escape. Also, I think it's just become a habit. I have again, मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ, मैं लंदन में भी रहा हूँ, दुबई में भी रहा हूँ, और मैं इवन दुबई विच इज़ वेरी टेक्निकली अल्कोहल कम वहाँ बिकती है, बट वहाँ पर भी अगर आप कोई घर जाओगे किसी के सैटरडे संडे या फ्राइडे डिनर पे या कोई पार्टी में, अल्कोहल इज़ अ गिवन. मैं आई डोंट थिंक आज तक कोई पार्टी में गया हूँ लास्ट 10 साल में जहाँ डिफ़ॉल्ट अल्कोहल नहीं था, अनलेस कि वो ओपनली बोल रहे अरे मैं अल्कोहल नहीं रखूँगा और एक वो चॉइस कर रहे हैं. बहुत कम लोग हैं वो. सो द पॉइंट इज़ वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड कल्चर बन गया है कि अल्कोहल इज़ अ गिवन. आपको अगर आप नहीं पीते हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है वो मैं नहीं पीता हूँ, सॉरी. तो वो चेंज करने के लिए एक पूरा एक अगेन पीयर प्रेशर हमें बनाना पड़ेगा, रिवर्स पीयर प्रेशर कि अल्कोहल इज़ नॉट कूल, और लाइक इट इज़
और मे बी दैट नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल इज ऑल्सो कूल, कि इट इज़ कोई तुम बोरिंग नहीं बन जा रहे हो या तुम कोई एक स्टूपिड नहीं हो अगर तुम नहीं पी रहे हो. लेकिन बहुत लोग को लगता है, क्योंकि वो टीवी शोज़ भी देखते हैं, हाउ आई मेट योर मदर में देख रहे हैं कि बार में पूरी सेटअप हो रही है, तो वो मूवीज़ में देख रहे हैं कि कुछ अल्कोहल के कनेक्शन में कुछ गाना बन रहा है, तो वो उनको वो कूल लगता है और फिर वो हो जाता है. एटलीस्ट मेरे आसपास मेरे एज के काफ़ी सारे लोग अल्कोहल को छोड़ने लगे हैं. हाँ, बट अगेन दिस इज़ जस्ट माई रियलिटी. मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, जो नॉन मीडिया भी है, मेरे बचपन के दोस्त, दे डूइंग वेल इन लाइफ, स्मार्ट है सब. बहुत लोग अल्कोहल को छोड़ रहे हैं, बहुत लोग गांजा को नहीं छोड़ रहे हैं. आई थिंक गांजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम है. बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम है. लाइक probably the percentage of India which smokes ganja, I don't know, it may be even more than alcohol. I don't know. मतलब कि I don't know the number. हाँ. And it is insane. Like if you look at the number, उसका कितना बड़ा इंडस्ट्री होगा मुझे पता नहीं. In some ways a scary situation as well. To the point कि अगर आप बोलोगे कि ये मत करो तो बोलेंगे ये प्रीची है, ये बोरिंग है, ये ज्ञान देता है बस. ये ना मैंने अमीर से अमीर सर्कल में भी देखा है. मतलब वो भी ये एक्चुअली सारे सर्कल में देखा. मिडिल क्लास भी करते हैं, अमीर भी करते हैं, गरीब भी करता है. हाँ. इनफैक्ट अमीरों के सर्कल्स में अगेन आई हैव सीन लेसर अल्कोहल, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीड. एंड वंस अगेन आप कितना मना कर सकते हो. मतलब आप एक चीज़ मना करोगे फिर आप दूसरा चीज़ हाँ बोल दोगे. आपको लगेगा ना कि आप सेंट नहीं हो, तो आपको लगेगा चलो अब मेरे को 10 चीज़ पे प्रेशर आ रहा है, मैं एक चीज़ मना किया तो कहीं तो इंडल्ज करें. चाहे मैं जंक फूड में इंडल्ज करें, या मैं अल्कोहल में इंडल्ज करूँ, या मैं स्मोकिंग में इंडल्ज करूँ, या तो वही इट्स लाइक देयर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस and you have to give in somewhere. So that is the challenge for any human. माया जाल में मत फंसो. हमारे कहने से कोई छोड़ने नहीं वाला है. हाँ. तो दारू और गांजा को लेकर आप कुछ प्रिकॉशंस देना चाहोगे? आप अपने स्ट्रेस जो है ट्राई करिए कोई और चीज़ में निकालिए. लाइक फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं स्पोर्ट्स, तो अगर आप स्ट्रेस्ड हो ट्राई करिए कि आप स्पोर्ट खेलो. स्पोर्ट्स इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर. सो इफ़ यू कैन, एक स्ट्रेस सबके लाइफ में है, मेरे में भी आपके में शायद से होगा, डेफिनेटली होगा. तो अगर आप कोई और आउटलेट ढूंढ लो स्ट्रेस निकालने के लिए, और ट्राई अगेन, आई फील कि वी हैव टू मेक दैट कल्चर ऑफ नॉट ड्रिंकिंग कूल अगेन. सो मैं भी इसमें अगले प्रोजेक्ट लगे ना, लेबल पड़ेगा इंडिया एक प्रोजेक्ट था. अब मैं अगले प्रोजेक्ट होते हैं सोचूँ कि कोई कूल वे में कोई गाना बनाओ, एक कोई फेमस अगर सिंगर को लाओ. सपोज अगर आप कोई बहुत फेमस सिंगर को लाए और वो एक गाना बनाया जो अभी तक यूजुअली बनाते हैं कि दारू दारू दारू, अब उल्टा गाना आ गया, तो हो सकता है एक थोड़ा सा कल्चरल शिफ्ट आए. आई फील कि हम लोग गाने और सबसे बहुत लाइक वो होते हैं, एम्यूलेट होते हैं. सो वन अगेन थिंग विच आई हैव रेड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट लाइन, आप लोग को मना करने ज़्यादा बोलोगे तो उससे वो नहीं होगा. अगर आप लोग को अपने लाइफ में कुछ ऐड करने बोलोगे वो ज़्यादा है. तो अगर आप खाली बोलोगे कि ये मत करो, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो अगेन इफ़ यू इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स, इफ़ यू इंट्रोड्यूस अ फ्यू अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वो कम हो सकती है. बट खाने में भी लोग बोलते हैं आप खुद एक कर लो कि मैं हर दिन चना खाऊंगा और हर दिन मखाना खाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपका जंक फूड के लिए स्पेस कम हो जाएगा. आप डायरेक्टली लोग को बोलो जंक फूड मत खाओ, वो नहीं करेंगे. लेकिन आप उनको इनडायरेक्टली बोलो कि आप ये 4 चीज़ खाओ, तो ऑटोमेटिकली उनका जंक फूड कम हो जाएगा. यही था आज का पॉडकास्ट फूड फार्मर भाई. थैंक यू सो मच. मज़ा आया आपके साथ. थैंक यू. वही अनिल कपूर इन नायक, सोक्ड इन कीचड़ फाइटिंग, वो वाली वाइब है. अब जेन्युइनली 2024 के अनिल कपूर इन नायक हो. थैंक यू सो मच. तो हैड अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग टू यू भाई. बहुत कम लोग मिले हैं पॉडकास्ट के थ्रू भी जो इतना ज़्यादा काम कर रहे सोसाइटी के लिए. कैलाश सत्यार्थी जानते हो? या शायद सिर्फ वो मिले आपसे पहले जो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है सोसाइटी को लेकर. थैंक यू सो मच. तो द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज आई वांट टू कंपेयर यू टू कैलाश सत्यार्थी. दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू. और जेन्युइनली मतलब किसी की असलियत दिख जाती है. आप बहुत रियल इंसान हो. स्टे द सेम ब्रो. ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव. थैंक यू सो मच. लेबल पढ़ेगा इंडिया एंड डेफिनेटली मुझे और भी आपके कैंपेन्स देखने, क्योंकि आई फील कि आप बहुत कुछ करोगे आने वाले सालों में. थैंक यू सो मच. मीन अ लॉट. ऑल द बेस्ट ब्रदर. थैंक यू. तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट. कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं,
इन्हें अलग अलग टाइप के सोशल मीडिया स्टार्स हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स निकल के आए हैं पिछले 9-10 सालों में, उनमें से फूड फार्मर का इम्पैक्ट इज़ इन द टॉप 5 एवर। ये अकेले रहकर फाइट कर रहे हैं सिस्टम के अगेंस्ट। ये बिल्कुल नायक के अनिल कपूर की तरह है इन मैनी वेज फॉर द फूड कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ इंडिया। इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हम लिंक कर देंगे नीचे। शो फूड फार्मर योर सपोर्ट, and until next time guys, from Ranveer and the team, TRS will be back very very soon.